ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि ये आइडियाज़ बैंक का दूसरा साल मुकम्मल हुआ और उन्होंने इतने मुकम्मल अंदाज से लोगों से मशवरे मांगे, एक बोर्ड बनाया और आज उन्होंने इनामात की तकसीम की। ये इनामात एक रिकग्निशन है इस बात का कि जो इम्कानात हैं पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप्स के आइडियाज़ के हवाले से, उन इम्कानात को फ़रोग़ भी दिया जाए और उसके साथ साथ लोगों को इनकरेज किया जाए कि इससे ज़्यादा मंजिलें और बहुत दूर और बड़ी ऊंची ऊंची मंजिलें हैं। आइडियाज़ के हवाले से मैं आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ कि इंसान की तारीख़ के अंदर आइडियाज़ ही उन मंजिलों को तय करते रहे हैं जिससे इंसान आज यहाँ तक पहुँचा। मुझे आज तक याद है कि एक जो यहाँ साइंस के उस्ताद होंगे उनको याद होगा, तालिब इल्मों से के ज़माने से पहले की बात है कि एक रिसाला बड़ा अच्छा आता है जो आज भी मैं पढ़ता हूँ, दैट इज़ साइंटिफिक अमेरिकन, माहाना रिसाला है। तो उसके अंदर एक मैथमेटिशियन मजमून लिखता था, मैथमेटिकल गेम्स करके, उसका नाम था मार्टिन गार्डनर, और मैं बड़े शौक़ से उसको पढ़ता था। और वो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस और मल्टीपल डायमेंशंस के ऊपर भी हर चीज़ पर उसकी लिखाई होती थी। उसने एक किताब छापी, आहा, और उस किताब की बुनियाद ये थी कि आइडियाज़ आते किस तरह से, और उसने कहा कि अचानक आते, यूरेका, पाइथागोरस वाला आइडिया, कि वो जनाब जैसे ही उसको ख्याल आया उस आइडिया का और उस सलूशन का, तो वो तारीख़ के अंदर कहा जाता है कि इतना एक्साइटेड हुआ कि वो बाथटब में लेटा हुआ था, वहाँ से नंगा बाज़ार में घूमता चीखता गया कि यूरेका, मैंने वो पा लिया है हल। आइंस्टाइन का, जो लोग आप वाकिफ़ हैं, उसका एक थ्योरी थी सरफेस टेंशन के ऊपर, और वो जब आप सूखी रेत पर चलें तो पैर धंसता है और गीली रेत पर चलें तो पैर नहीं धंसता। तो आइंस्टाइन एक दिन समंदर के पास गीली रेत पर जब चल रहा था, उसको आइडिया आया कि सरफेस टेंशन के ऊपर उसने एक मकाला लिखा उसी की बुनियाद पर। आजकल दुनिया की तरक्की, मैं आपको प्रायोरिटीज़ की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इस मुल्क की प्रायोरिटीज़ में कुछ गड़बड़ है, वो भी आप जानते हैं। और मैं पिछले दिनों ये बात कर रहा था कि ज़िंदगी में मैं और आप अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस करते हैं। प्रायोरिटीज़ क्या सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर यहाँ आग लग जाए तो हम और आप आग बुझाएंगे, ये प्रायोरिटी बन जाएगी। बाकी कोई साइंसदान है, कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक की ज़िम्मेदारी होगी कि ये आग बुझाएं। मुल्कों की जो तरक्की करने की ख्वाह ममालिक हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं? उनकी प्रायोरिटीज़ इल्म और सेहत, मिसाल के तौर पर, बहुत बड़ी प्रायोरिटीज़ है। इसके बगैर कौमें तरक्की नहीं करती। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ चाइना की। चाइना ने जब 80 की दहाई में कम्युनिज़म से और सोशलिज़म से निकलना शुरू किया, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसकी तालीम और सेहतमंद कौम हो और उसको तालीम दे दी जाए, उसका दिमाग और उसका जिस्म सही हो, इसी पर कौमें बनती हैं। ये भी हम उम्मीद लगाते हैं कि जी ज़मीन से तेल निकल आए, नेचुरल रिसोर्स के एतबार से। मगर अगर आप दुनिया में हर तरफ देखें तो कौमें जो तरक्की करती हैं उसका वाकई नेचुरल रिसोर्स से ताल्लुक़ है, मगर इतना नहीं है जितना इंटेलेक्चुअल रिसोर्स से ताल्लुक़ है। और आप जापान, जर्मनी को देख लें, पुरानी मिसालें दे रहा हूँ आप सबके जहन में, कोई बात मैं यहाँ आपसे नहीं कर सकता, क्योंकि यू ऑल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं सिर्फ आपके जहन, आपके दिमाग के अंदर और अपने दिमाग के अंदर मुसलसल कोशिश करता हूँ ज़िंदगी में कि अपनी प्रायोरिटी, जितनी अक़ल अल्लाह ने मुझे दी है, प्रायोरिटी सही करूँ। और इसी एतबार से मैं नेशनल प्रायोरिटीज़ की बात करता हूँ। तो आप तेल भी ज़मीन से निकल आए तो बहुत सारे ममालिक हैं। अफ्रीका का मुल्क है एक बहुत बड़ा, नाइजीरिया, abundant in oil, but has not been able to translate that oil wealth into intellectual wealth and prosperity. पाकिस्तान के अंदर भी वेल्थ है, कहीं हम डिले करते हैं, कहीं अमीनुल हक साहब को कहा जाता है कि रिश्वत ले लो और काम डिले कर दो। हमें लोग कहते हैं, अफवाहें हैं, हमें लोग कहते हैं कि कोल हार्नेसिंग के अंदर ऑयल लॉबी ने उसको डिस्करेज किया कि हम कोल हार्नेसिंग देर से करें, और 10, 15, 20 साल देर हो गई।
तो जो प्रायोरिटीज़ मुल्क की हैं उसके अंदर दो चीज़ें, मैं मिसाल दे रहा था, कल एक जगह गुफ्तगू कर रहा था तो मुझे ख्याल आया कि मेरे एक रिश्तेदार थे, हकीम, मेरे मामू थे रिश्ते के, तो हकीम साहब के पास जब भी कोई मसला बीमारी लेकर जाते थे तो हकीम साहब शुरू कहाँ से करते थे? डॉक्टर नहीं शुरू करता वहाँ से, हकीम साहब पूछते थे, क्योंकि हुक्मा ये बिलीव करते थे कि मामला कहाँ से शुरू होता है। हकीम साहब पूछते थे हाजमा आपका ठीक है? कोई बीमारी, आप सर का दर्द ले जाएं, वो पूछते थे हाजमा आपका ठीक है, और वहाँ से जड़ को पकड़ते थे। जो पुराने लोग हैं वो वाकिफ़ हैं इस बात से। तो इसी वजह से मुल्क का भी हाजमा मुझे और आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर। अच्छा, ये कह देना बड़ा आसान है कि जी ये मुश्किल हो गई, ये झगड़ा हो गया हमारा इनका। क्या ये मुल्क डिज़र्व करता है मेरे और आपके झगड़े? इट डज़ नॉट। क्या प्रायोरिटीज़ है मेरी? और ऐसे मसले का हल नहीं निकलेगा। खैर, मैं सियासी प्रायोरिटीज़ की तो बीच में बात आ जाएगी, रह नहीं सकता मैं भी और आप भी, क्योंकि ये सियासत है जिसने और गलत फैसलों ने मुल्क को जवाल पजीर किया है। कभी इस बात से मेरा दिमाग हट नहीं सकता। दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल आइदर टेक द शिप अक्रॉस, मंजिल तक पहुंचाते हैं, या गर्क करते हैं रास्ते में। जहन में रखिएगा, ये मफलूज कर देते हैं। ये किश्ती का बंदरगाह इस किश्ती का इंतज़ार करती रहे, दुनिया तरक्की करके बंदरगाह पर उतर कर और मसाइल अपने हल करे, ज़मीन पर मंजिलें पाकर, और जो कौमें अपने कन्फ्यूजन्स के अंदर रहती हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। और मैं कहाँ कह सकता हूँ आप जैसे लोगों के सामने अब मैं अपना दुखड़ा सुना सकता हूँ, और कहाँ कहूँगा? आप एलीट हैं, आप तालीम के ज़िम्मेदार हैं, और जो कदरें हमारे माशरे की, और कराची शहर क्योंकि उर्दू स्पीकिंग लोग बहुत हैं, और ये यूनिवर्सिटी बनी है सर सैयद अहमद ख़ान के नाम पर, और उनकी प्रायोरिटीज़ का आपसे ज़िक्र करता हूँ कि 1858 के बाद उनकी रियलाइजेशन में सबसे अहम चीज़ ये आई कि बदला मत लो, उस वक्त लड़ो मत, इल्म हासिल करो। और मुसलमान कितना रेजिस्टेंट था इल्म हासिल करने के लिए। इल्म हासिल करने के मामले में मैं कहता रहा हूँ, रिपीटिशन होगा, मगर आपकी महफिल के अंदर ज़रूर डालूँ ये बात कि जब गुटेनबर्ग के अंदर बाइबल छपी और एक यहूदी प्रिंटर था, मेरा ख्याल है 14वीं सदी में वो बाइबल छपी, और उसके बाद प्रिंटिंग शुरू हो गई यूरोप के अंदर, तो मुसलमानों ने रेजिस्ट किया। एंड कैन यू इमेजिन, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो मुसलमान का ओन था इस्तांबुल में 300 या 400 साल बाद लगा। कितना रेजिस्टेंस जनाब। तो ये तारीख़, ये जो जवाल की वजह है वो ये है कि हर नए इल्म से खौफज़दा मुसलमान ये सोचता है कि बंद कर दो, कान बंद कर लो, आवाज़ नहीं आएगी। और वो आजकल की ज़माने के अंदर भी आपने देखा कि कभी हमने यूट्यूब बैन किया, हमारी समझ में नहीं आया कि किसका मुकाबला कैसे करें। हमने विकीपीडिया बैन करके देखा। तो पुराने टूल्स से अगर नए ख़यालात का यलगार है तो उन नए ख़यालात के अंदर अगर उसके अंदर ख़राब ख़यालात भी आते हैं तो थोड़ा सा क्वांटम ख़राबी का हर इल्म में होगा। चाहे न्यूक्लियर साइंस के अंदर हो, उसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स उस ख़राब हिस्सा है, मगर न्यूक्लियर एनर्जी एक अच्छा हिस्सा है जो दुनिया को तब्दील कर सकता है। तो लिहाजा हर चीज़ के साथ ये कॉम्बिनेशन है। और पूरे इल्म को ब्लॉक कर देना इस खौफ से कि ट्विटर पर ये होता है तो ट्विटर बंद कर दो, पुलिस वाला उसके घर भेज दो, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। इंटेलेक्चुअल ज़माने में इंटेलेक्चुअल सोल्यूशंस निकलेंगे, आप ख़यालात का मुकाबला करेंगे। ये अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर एक लफ्ज़ आया, जब आम लोगों की गुफ्तगू हाउस ऑफ कॉमन्स और हर जगह पहुंचने लगी तो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ आया वल्गर। वल्गर डिड नॉट मीन बैड, वल्गर डिड नॉट मीन पोर्नोग्राफी और समथिंग। वल्गर जस्ट मेंट कि ये आम लहजा बातचीत का ये बड़े ऐवानों में आ गया। तो कंसिडर ट्विटर एंड सोशल मीडिया के आम लहजा और आम गुफ्तगू आ गई। खैर, हम बात आईटी की कर रहे हैं, मगर मेरे आपसे इतनी सारी बातें करने की है कि मैं डाइग्रेस करता रहता हूँ। तो लेट मी कम बैक टू आईटी। मैं ये समझता हूँ कि तरक्की का सबसे बड़ी फास्टेस्ट ट्रेन जिसमें पाकिस्तान जंप इन कर सकता है वो है आईटी, फास्टेस्ट ट्रेन। और ये देख कर मुझे अंदाज़ा होता है कि
मेडिसिन के अंदर तरक्की, किसी और चीज़ में तरक्की, उससे कहीं ज़्यादा हमारी सैल्वेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऑफ सेंडिंग आर यूथ इनटू एन एरिया जहाँ पर उनके आइडियाज़ आसानी से फ़रोग पाएँ, इज़ आईटी। लिहाजा मेरा टोटल फोकस आजकल तालीमी इदारों के अंदर भी आईटी है। मैं हर एक पेशे वाले से कहता हूँ, हर एनी प्रोफेशन, कि अगर 2 टांगें हैं इस प्रोफेशन की तो एक टांग आईटी की है। वेदर इट इज़ मेडिसिन, वेदर इट इज़ फाइनेंस, वेदर इट इज़ आईटी इटसेल्फ, यू नेम इट, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर, कोई प्रोफेशन बगैर अब आईटी की टांग के नहीं चल सकता। अच्छा, और ये आईटी है क्या फिर ये देखें कि इसके अंदर अगर मिसाल के तौर पर मैं अपनी डिफेंस को तेज़ करना चाहूँ, बेहतर करना चाहूँ, एयरक्राफ्ट कैरियर 40 साल लगते हैं डेवलपमेंट में। चाइना की मिसाल आप देख लीजिएगा, आई डोंट हैव टू गिव डिटेल्स हियर। नया प्लेन बनाने में 30-40 साल लगते हैं बनाने में, है। सबसे बेहतर और सबसे आसान ये है कि आपकी साइबर डिफेंस हो इस ज़माने के अंदर, अगली ज़िंदगी के अंदर, अगले ज़माने में, इन द नेक्स्ट 10 years, maybe cyber offense and cyber defense are the most important defensive and offensive mechanisms if you are attacked. क्या उसका रास्ता कहाँ से? उसका रास्ता भी आईटी है। यूक्रेन के अंदर इसकी एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए कि दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि हमारे सफ़ेद बाल इस बात को हमें समझने नहीं देते कि ये भी ज़माना है तरक्की का। यानी हम लीनियर थिंकिंग करते हैं कि अगर 10 कदम चलेंगे तो 10 गज़ होंगे, 26 कदम चलेंगे तो 26 गज़ होंगे। और जो एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस है आईटी की, वो 26 कदम एक्सपोनेंशियली मीन्स गोइंग 3 times अराउंड द वर्ल्ड। आईटी इज़ गोइंग एज फास्ट एज दैट। मुझे और आपको अंदाज़ा नहीं, अचानक हमारे ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन शेकन बाय ChatGPT-3। उनकी समझ में नहीं आएगा कि जो वो लिखने को कहते थे वो लोग कंप्यूटर से लिखवा कर टेलीफोन पर लिखवा लेंगे। वो कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं है। ChatGPT-3 में सवाल डालिए और विद इन सेकेंड यू विल ऑलमोस्ट गेट अ बुक ऑन एनीथिंग। छोड़ें ये पेजेस और थीसिस, आपको पूरी किताबें मिलती चली जाएंगी, हर सवाल उसमें डालते जाइए। तो हमारी फाउंडेशन तो यही थी कि भाई लिखो जो तुम्हें मालूम है। अब आप उसको जेल में बंद कर लिखवाएंगे विदाउट टूल्स। तो ये भी आपको याद है, ये भी करके हमने देखा था कि क्योंकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हेड में, दिमाग में कहते हैं कि बैठकर कैलकुलेट करो, अपने फार्मूलाज लगाओ, तो कैलकुलेटर हमारे दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 5-10 साल लगे लोगों को ये समझने में कि कैलकुलेटर भी ले जाने दो, हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल असेसमेंट करो। तो ChatGPT के साथ भी, यानी मैं मिसाल देता हूँ बड़ी मज़े की आईटी के हवाले से, कि मेरे दिमाग के अंदर जब मैं डेंटिस्ट बना तो मेरे दिमाग के अंदर ये था कि बीमारियाँ कौन कौन सी हैं याद की, इनका इलाज क्या क्या है याद किया, इनके सिम्टम्स याद किए, दवाइयाँ याद की, और मेरे रैंडम एक्सेस मेमोरी में जैसे ही मरीज़ आएगा मैं उस रैम को अपने दिमाग के रैम से थ्रू नतीजा निकालूंगा, दवा प्रिस्क्राइब करूँगा। मेरा पोता अब डेंटिस्ट बन रहा है और वो कहता है दादा ये जो आपने याद किया था ये तो मैं, ये सुन लीजिए, कौन सी बीमारी का आप पता करना चाहते हैं ये देख लीजिए, अब मुझे क्या ज़रूरत है याद करने की। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। अब मुझे क्या ज़रूरत है याद करने की, मैं अपने दिमाग के अंदर एनालिटिकल एबिलिटी लाना चाहिए, नॉट मेमोरी। मेमोरी इस वक्त इसमें आपके दिमाग से ज़्यादा मेमोरी है। एक्चुअली आपके दिमाग की, लोग कहते हैं ह्यूमन माइंड हैज़ अ 5 GB मेमोरी। और ह्यूमन माइंड करता क्या है, रात को वो जो अनइम्पॉर्टेंट मेमोरी है कि मैंने 4-5 दिन पहले क्या कपड़े पहने थे, कल का शायद मुझे याद रहे, 4-5 दिन का वो दिमाग में रात को वो लिंक्स कमज़ोर होते हैं। दैट्स हाउ योर ब्रेन वर्क्स एट नाइट। वो लिंक्स कमज़ोर करता है और जो याददाश्त आपको करनी है, अमीनुल हक साहब की तकरीर में क्या था, इसको मजबूत करेगा। दैट्स हाउ यू वर्क, एंड दैट्स वाई यू वर्क एंड लिव विद अ 5 GB मेमोरी, बिकॉज देयर इज़ हाउस कीपिंग एवरी नाइट। और अगर नींद ना आए तो ये ब्रोकन कनेक्शंस के अंदर इट एड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ। खैर वो बिल्कुल अलग बात है। तो मैं आपसे ये आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल
एडवांटेज पाकिस्तान गेन कर सकता है वो आईटी के ज़रिए। और अमीनुल हक साहब, मैं आपके बिल्कुल बरमला आपसे कह रहा हूँ कि सबसे अहम मिनिस्ट्री पाकिस्तान की आपकी, सबसे अहम, द ग्रेटेस्ट होप, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव चेंज इसी में आई है आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से। दे आर ऑलरेडी द सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट। और मैं आप 5-6 बिलियन 7-8 बिलियन की बात क्या करते हैं। जब मैं असेंबली में था मैं मिसाल देता था कि इंडोनेशिया इन 2016 हैड आईटी एक्सपोर्ट्स वर्थ अबाउट 3 बिलियन एंड मुझे एग्जैक्ट फिगर्स पर मत पकड़िएगा, 2018 या 19 में फ्रॉम $3 बिलियन इट वेंट टू $18 बिलियन। और फिर चेंज कैसे आती है मेरे भाइयों, ज़रा सा होश करे पाकिस्तान और पाकिस्तानी। और ये एलीट ने फैसले करने, ये गरीब आदमी के फैसले नहीं। ये गरीब आदमी तो बेचारा रो रो कर कहानी सुनाता रहता है। 5 साल में एक मतलब वोट डालने आता है, उसमें भी डरा धमका कर पता नहीं क्या क्या कर कर उसके वोट को भी क्लाउडी कर देते हैं। वही तो काम आपका और मेरा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ें। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान गवर्नेंस इज स्लो डिसीजन मेकिंग। फाइलें घूमती रहती हैं। आई एम अ विटनेस, परेशान हूँ, फाइलें घूमती रहती हैं। कैन यू इमेजिन, सही फैसले जो होने, हम इतनी मुश्किल में फंसे हुए हैं। अक्रॉस द रोड है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, 4-5 साल हो गए, मुकदमेबाजियाँ, पता नहीं वेस्टेड इंटरेस्ट, वाइस चांसलर ही नहीं उसका तय हो रहा। कैन यू इमेजिन, मतलब इसमें मातम ही कर सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन रहा क्योंकि फाइलें घूम रही हैं। लोग अदालत में चले जाते हैं। एक अदालत में भी सारे मसाइल जो मैंने और उन्होंने तय करने वो भी हम अदालत में ले जाते हैं कि भाई साहब मदद कर दीजिए हमारी, क्या हो गया हमको यार, हद है। खैर, मैं जिस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो मैंने आपसे कहा कि ये जो और ये लिंक भी जो है, दिस इज़ गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 10 years, बिलीव मी। कैसे चेंज होगा, ऑलरेडी इलॉन मस्क ने ये बताया कि क्वाड्रिप्लीजिक आदमी के जहन में 4 इम्प्लांट्स किए ऑन द क्रेनियम, और उन 4 इम्प्लांट्स की वजह से व्हाट ही थिंक्स 1860 वर्ड्स कैन कम ऑन टू द कंप्यूटर, उसकी सोच से। अच्छा, और मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि कुछ ज़माने बाद इम्प्लांट्स भी नहीं करने पड़ेंगे, मेरी सोच और कंप्यूटर लिंक हो जाएगा 10 years। फिर ऑडियो वीडियो की भी ज़रूरत नहीं होगी। आपके ख्यालात सारी दुनिया को पता चलेंगे। और परेशान होइए कि 18 साल की उम्र के ख्यालात अगर सबको पता चल जाए। बट द वर्ल्ड इज़ कमिंग। दुनिया को भी, मुझसे कोई पूछता है कि जी ये ऑडियो हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं कहा यार पार्लियामेंट में भी मैं कह चुका हूँ कि इसकी कोई अहमियत नहीं, मैंने इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करनी है। जो चीज़ मेरी किसी के साथ प्राइवेट गुफ्तगू है, मेरी बीवी के साथ, मेरी किसी और के साथ, मेरी इनके साथ, किसी को हक़ नहीं है सुनने का। और हज़रत उमर का बहुत मशहूर वाक़या है, मैं रिमाइंड करता रहता हूँ लोगों को, और आप भी दिल में इसको बसाइए। देखिए, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ से कौम तरक्की करेगी, नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं करेगी। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, ऑफ एथिक्स। और वो अभी आपके यहाँ इतनी खूबसूरत स्ट्रेंथ है कि जो लोग बेचारे बाहर चले जाते हैं उनसे पूछे तुम पाकिस्तान वापस क्यों जाना चाहते हो, तो मज़हब के लिए कोई नहीं वापस आता। उसको पूछो तुम्हें मज़हब चाहिए तो सऊदी अरब चले जाओगे तुम। वो जो कल्चर की वैल्यूज़ हैं, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त है, वो घर की जो वैल्यूज़ हैं वही वो चाहता है मेरी औलाद में हो जाए। वो बेचारे जो बाहर हैं वो कहते हैं कमाई वहाँ की हो, तरबियत यहाँ की हो। अब ये तो खैर हो नहीं सकता, मगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर बाकी बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की प्रायोरिटीज़ का मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, तो उनको 30 साल के बाद उनको ये भी एहसास हुआ कि मोहम्मदन्स की, वो इंग्लिश वर्ड ऑफ दैट टाइम, कि मोहम्मदन्स की पॉलिटिकल राइट्स एनक्रोच हो रही हैं। तो 1890 के बाद से उन्होंने इस तरफ भी कोशिश की, एसोसिएशन बनाई, मुसलमानों के राइट्स की बात की, जबकि वो 1858 के बाद कहते थे अभी राइट्स की बात नहीं करो, अभी इल्म हासिल करो। तो ये ग्रेडेशंस हैं और ये कैफियत है कि इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आप चेंज करें। अच्छा, हाउ मच नॉलेज इज़ कमिंग इन द वर्ल्ड, आपको मैं ज़रा से नंबर्स के साथ परेशान करूँ। 2 करोड़ 20 लाख बच्चे हमारे स्कूल के बाहर हैं, आपको परेशानी होनी चाहिए। 100% of the children in the region
almost. India, Bangladesh, Sri Lanka go into primary schools. 68% of the children in Pakistan go into primary schools. एक ट्रेजिडी होगी ये तो. बांग्लादेश 100% एक ट्रेजिडी होगी. इस हफ्ते का इकोनॉमिस्ट आप उठाकर देखिए. बांग्लादेश इज बीइंग कंपेयर्ड as has a per capita bigger GDP than India. Per capita big, बांग्लादेश जो बास्केट केस था मईशत का, जिसको आपने इतनी अहमियत नहीं दी, आपने कहा चलो अच्छा हुआ छुटकारा हुआ, is per capita has higher GDP than India. तो लिहाजा क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस? प्रायोरिटीज़ उनकी सही थी. हमारी प्रायोरिटीज़ का आज मुझे अफसोस ये होता है कि आज आपको सियासी हालात देखकर अंदाज़ा होना चाहिए. दैट इज़ वेयर लीडरशिप काउंट्स. दैट इज़ वेयर सर सैयद अहमद ख़ान की इंटेलेक्चुअल लीडरशिप मैटर्ड. दैट इज़ वेयर अल्लामा इकबाल की स्कॉलरशिप मैटर्ड. दैट इज़ वेयर कायदे आज़म की लीगल एंड अवामी लीडरशिप मैटर्ड. इस कौम को बनाने के एतबार से इतना बड़ा खूबसूरत विरसा है और हम अपनी प्रायोरिटीज़ को हमने खुड्डा लाइन जिसको कह दें उस तरह से लगाया हुआ है. बट एनी हाउ द नंबर्स आर इंक्रीजिंग. जो दूसरा लेवल भी आपको बता दूं टू शॉक यू, जितने लोग FSC करते हैं, और अमीन हक साहब आपने अपनी ज़माने की याद दिलाई. मैं बस लेता था अपने घर से रीगल तक, रीगल से आदमजी साइंस कॉलेज, 2 बसें चेंज करके जाता था और आता था. तो जो कैफियत मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ कि दुनिया के अंदर तब्दीली के हवाले से आ रही हैं, तो 200 बिलियन इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्शंस होंगे 2030 तक. 200 बिलियन. उससे जितना डेटा आएगा ट्रिमेंडस. लोगों को ज़रूरत है इस वक्त, आप जैसे IT स्पेशलिस्ट की भूख है, मांग है. 3.4 मिलियन आर नीडेड इन साइबर सिक्योरिटी अलोन इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स. 3.4 मिलियन आज ज़रूरत है. कहाँ से आएंगे? सबसे ज़्यादा जो पूल है पाकिस्तान का, मगर कहाँ है पाकिस्तान का पूल जनाब? जो FSC करते हैं बच्चे, उनका 9% कैन गो इन टू गेट एडमिटेड इन टू यूनिवर्सिटीज. 9%. आपके रीजन के अंदर क्या नंबर्स हैं? नन ऑफ द कंट्रीज आर लेस देन 22 या 23%. आपने वहाँ भी एक पिरामिड बारीक सा बना दिया है, ओपन नहीं करते. अब मैं यूनिवर्सिटी से कहता हूँ नंबर बढ़ाओ, वो कहते हैं 2 अरब रुपयों की और ज़रूरत है. क्या ऑनलाइन का नाम सुना है आपने? ऑनलाइन ट्रेनिंग और एजुकेशन. व्हाई कांट वी यूज़ दैम? तो लिहाजा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. 200 बिलियन जनाब IoTs हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाएंगे, और उससे जो डेटा निकलेगा वो कौन एनालाइज करेगा? तो द वर्ल्ड इज़ ओपन. और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस ज़माने में यू मस्ट प्ले योर रोल. कैसे? जिम्मेदारी लें, फैसला करने के एतबार से. जो पॉलिटिक्स है उसमें हिस्सा लें, जिस पार्टी के साथ भी आप हों. द वर्ल्ड डिमांड्स. द आग लग रही हो, आप कहें जी मैं तो सिर्फ तालीम से ताल्लुक़ है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं. घर जल जाएगा, आप ये कहते रहिए. किश्ती में पानी आ रहा हो, आप कहें जी मैंने तो टिकट सिर्फ ये लिया था कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, मेरा काम ये नहीं है कि पानी निकाल कर बाहर फेंकना. तो लिहाजा मैं जब आपके पास आया हूँ तो मेरे अंदर एक डेस्परेशन है, एक फियर है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है. इस बात का ख़तरा है कि जमहूरियत का रास्ता ना छोड़ दे. ये जमहूरियत हमारा आइडियल है और हमारे यहाँ रास्ते हटते रहे जमहूरियत से. तो लिहाजा जब चीज़ हाथ में हो और फिर घर को आग लगने दें, इससे ज़्यादा बड़ी डिससर्विस पाकिस्तान के साथ और आपकी अपने साथ और अपनी औलाद के साथ नहीं हो सकती. एंड आई हैव हाई होप्स. अगर आप जैसे लोग बीड़ा उठाएं, enough people sitting in this ground, or those who will listen to me, enough people to bring sanity to your living processes of this country. There is so much hope. The 5th biggest country, largest country in the world, ranking 145th in gender parity. ये लड़कियां यहाँ बैठकर मुझे बड़ी खुशी होती है. 145th in gender parity. कायदे आज़म कह कर चले गए. मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा वॉज अ बिजनेस वुमन. उस माशरे के अंदर जिसने प्रॉपर्टी राइट्स आज से 1400 साल कुरान ने दिए, और इंग्लैंड के अंदर 1902 तक ये था कि वुमन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड और हर फादर. शी हैज़ नो वेल्थ ऑफ हर ओन. हर एंटायर सेविंग्स और वेल्थ जो है वो इन दोनों की, बाप की या शौहर की प्रॉपर्टी होगी. उस मुल्क के अंदर 145 पर
हम दुनिया के अंदर आए, तो इतना सोचने को है और इतना करने को है। बिल्कुल ऐसा ही है, औरतों के बगैर अगर 4 पहियों वाली गाड़ी है तो 2 पहियों को, औरतों को ऑन बोर्ड लिए बगैर 2 पहिए जाम हो गए मगर घसीट रहे हैं। ये तो अल्लाह का एहसान है कि फिर भी आप चल रहे हैं। यूथ को जाहिल रखकर, अनपढ़ रखकर आप घसीट रहे हैं मुल्क को, ये तो अल्लाह का एहसान है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो देखो, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिनकी फ़िक्र करनी है। बट मेरा गिला, द बेस्ट रास्ता इज़ IT फॉर द स्टूडेंट्स। कैरियर काउंसलिंग नहीं है। कैन यू इमेजिन 20-25 हज़ार लोग, बच्चे हमारे मेडिसिन पढ़ रहे हैं किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान वगैरह में। ऑप्शंस, उनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं है कि भाई यहाँ इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, इधर आ जाओ। तो देयर इज़ अ लॉट टू डू, बट आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई कंट्री। आई हैव फुल फेथ कि जो हमारी विरासत है, अगर उसी को हमने पकड़ लिया तो इस मुल्क का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। तो शुक्रिया लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने मेरी बात तवज्जो से सुनी।